Hello guys, welcome all of you, and this is lecture of chapter 4 magnetic effect of current class 12th के 4th चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो पहला लेक्चर ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का है, और ये चैप्टर 3 के साथ साथ मैं अपने YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम पर अपलोड कर रहा हूँ। ये गाइज आपको मिलेंगी ताकि कोई भी बच्चा जिसके स्कूल का सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है वो इस कारण से मार्क्स खराब ना कर पाए, अपने ना करे मार्क्स खराब कि उसका ये सिलेबस ट्यूशन पे नहीं हुआ है। तो ट्यूशन पर आपको बिल्कुल वो सारा कराया जा रहा है जिससे कि आप स्कूल के साथ साथ चल सकें। चैप्टर 3 खत्म होने को है हमारा, उसमें 1 वीक की क्लासेस और बची हैं, और उसके साथ साथ मैं ये चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो चैप्टर 4 को अभी पढ़ना चाहते हैं। जो चैप्टर 3 को सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, चैप्टर 4 की क्लासेस दोबारा भी आएंगी उनके लिए। तो सभी बच्चों के लिए ये यहाँ पर ये क्लासेस मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। चैप्टर 4 की ये क्लासेस हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे इसके साथ कि मैं आज आपको चैप्टर 4 की शुरुआत कर रहा हूँ। गाइस चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है करंट। करंट जो है वो कई करंट की प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह से हम क्या समझेंगे, चार्ज अगर रेस्ट पर था तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने पढ़े हैं, चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसा कि यहां पर हम पढ़ेंगे, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है यानी करंट है वायर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है, इंक्रीज पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉपर्टीज हम 8वें चैप्टर में फिर जाकर पढ़ेंगे। गाइस फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड्स की बात आई है तो आप इस तरह की एक मैग्नेट से या इसी तरह की एक सोलिनॉइड से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस्ड है, क्योंकि क्लास 10th में आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड आपको समझाया गया। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, साउथ पोल होता है। हमेशा ही मैग्नेटिज्म के अंदर, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, हमेशा ही एक डाइपोल होगी। एक नॉर्थ होगा तो उसके साथ साउथ जरूर होगा। ऐसी कोई मैग्नेट नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो, यानी ये इलेक्ट्रिक पोल्स से डिफरेंट है। बात किसकी हो रही है, मैग्नेटिक पोल्स की बात हो रही है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, ये मैग्नेटिक पोल्स है। ये तो ये मैग्नेटिक पोल्स है इस तरह से। तो मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं नॉर्थ एंड साउथ जो होते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे फर्स्ट चैप्टर में वो इलेक्ट्रिक पोल्स कहलाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो। क्या अंतर है दोनों में, यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी है गाइस। वहां पॉजिटिव से लाइंस नेगेटिव में जाती थी, यहां लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं बाहर मैग्नेट की बात करूं तो। लेकिन अंदर बात करेंगे तो ये लाइंस घूमकर साउथ से वापस किसकी तरफ आएंगी, नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, बंद घेरा बनाएंगी। नॉर्थ से लाइंस चली है मैग्नेट के बाहर, साउथ में घूमकर आएंगी मैग्नेट के अंदर, साउथ से वापस नॉर्थ पर आ जाएंगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। मगर आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop. Electric field lines never form a closed loop.
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक मैग्नेटिक फील्ड में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the direction of force on a hypothetical north pole। ये किसकी डायरेक्शन शो कर रही है? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन शो कर रही है। सभी बच्चे इस बात को समझें, क्या कहा है मैंने इस बात में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करती थी कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स। यानी ये पॉजिटिव की तरह डेफिनेशन लिखी है, बट ये हाइपोथेटिकल क्या है भाई? मैंने मान लिया है कि इस पॉइंट पर अगर आपने एक नॉर्थ पोल रख दिया तो ये लाइन ऐसे घूम रही, टेंजेंट डालिए, टेंजेंट डालने पर ये डायरेक्शन मिलेगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब ये डायरेक्शन है नॉर्थ पोल पे लगने वाले फोर्स की, और यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, और मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाएगा, और एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही है। यहां इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल को एज्यूम किया है, और अकेला नॉर्थ पोल होता ही नहीं है। कभी भी अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ हो ही नहीं सकता। हमेशा ही एक डाइपोल होगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगी जिसमें नॉर्थ भी होगा और उसमें साउथ भी होगा। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। सिर्फ नॉर्थ पोल अगर रखा हुआ होता तो ये लाइन शो करेगी, अगर यहां नॉर्थ पोल को रिलीज कर दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो एक छोटा सा नॉर्थ पोल इस पाथ के अलोंग मूव करेगा, इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही है। इतनी बात आपको करेक्ट है। ये जो मैग्नेट है इसके आसपास का जो ये स्पेस है, ये जो मैग्नेट है इसके आसपास का जो ये स्पेस है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए चैप्टर में, और ये डायग्राम में भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जरूर लिखिएगा। मैंने आपको ये बताया है द स्पेस, मैं आपको बता रहा हूं द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, या फिर एक मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ने वाला भाई मैं इस तरह से, मैं पढ़ने वाला हूं कि एक वायर के अंदर अगर करंट है, एक वायर है यानी एक कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर में करंट है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल इसी की तरह ऐसे ही। लेकिन लाइंस किस तरह का फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमेट्रिक किस तरह से होंगी, ये हम जानेंगे अभी। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकती है। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी मैग्नेट के आसपास का स्पेस या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का स्पेस। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced, is called magnetic field। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है भाई? एक चार्ज के आसपास का वो स्पेस जिसमें दूसरा टेस्ट चार्ज
उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो उसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही एक मैग्नेट के आसपास आप दूसरी मैग्नेट लेकर आएंगे तो वो इसका इंटरेक्शन, इसका इन्फ्लुएंस महसूस करेगी, यानी फोर्स लगेगा उस पर। इस मैग्नेट के आसपास कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स, यानी वो इसकी फील्ड में एंटर कर गई है। तो वो स्पेस किसी मैग्नेट के आसपास या किसी करंट कैरिंग वायर, एक वायर जिसमें करंट है, किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास का स्पेस या किसी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जिसमें दूसरी मैग्नेट उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकती है, इफेक्ट को समझ सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इतनी बात हर बच्चे को क्लियर हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड थी, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और ये क्लोज लूप बनाती हैं। उसके बाद बात आई है यहाँ पर गाइस कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते थे हम, जैसे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 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 किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी गाइस, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये अगर समझ में नहीं, ये हाईलाइटेड है थोड़ा सा, अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिखा रहा मैं बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से डिनोट करेंगे, और इसको कहा जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a unit hypothetical नॉर्थ पोल। तो एक नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स होगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और SI यूनिट्स की बात करी जाए तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, T से डिनोट कर सकते हैं भाई। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, हम T से डिनोट कर सकते हैं। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, हम T से डिनोट कर सकते हैं वेबर। एक और लिख लीजिएगा भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में WB और पर मीटर स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू बराबर है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। 1 टेस्ला इज इक्वल टू बराबर है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ये यूनिट्स की रिलेशन भी रहेगी, ये बात भी आपको क्लियर रहे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह है। वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स देखते थे, यहां नॉर्थ पोल पर फोर्स देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट्स टेस्ला भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट है। अब सबसे मेन बात है मैग्नेट्स को लेकर। मैग्नेटिक फील्ड तो आपने पढ़ी है 10th क्लास में। 10th में आपने ये भी पढ़ा था कि एक वायर जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सोलिनॉइड से भी पढ़ा था आपने। हम इस बार डिटेल में उन्हें पढ़ेंगे और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। 10th क्लास में आप सिर्फ उनकी डायरेक्शंस पढ़ते थे, अब हम उनके मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहली बात ये समझें, सबसे पहले ये किसने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसे ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है।
तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे समझा जाता है कि इसने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा जो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब एक वायर में करंट फ्लो होता है। जब एक वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ऐसा इसने हमें बताया है। जानते हैं सच में ऐसा है या नहीं? भाई आपके पास एक सर्किट है, आपके पास ये ए बी एक वायर है। आपने क्या किया, एक ए बी वायर को एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। पिछले चैप्टर में आप पढ़कर आए हैं, एक सेल वोल्टेज का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, तो इसका कुछ ईएमएफ होता है ई, और एक आपने की लगाई है सर्किट में, रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं आप करंट को कंट्रोल करने के लिए, आर रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। अगर ये की में डॉट नहीं लगाऊं तो अभी जो की है वो ओपन है, यानी अभी सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो अभी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था भाई, अभी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो ये एक वायर थी इस तरह से, और इस ए बी वायर में, ए बी एक वायर है, ए बी एक कंडक्टर है, ये कनेक्टिंग वायर की मदद से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी की क्लोज नहीं है, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं है। कोई करंट सर्किट में जब नहीं है तो आपके पास एक डिवाइस है, आपके पास एक डिवाइस है। इस डिवाइस को कहा जाता है कंपास नीडल, इस डिवाइस को कहा जाता है कंपास नीडल। ये मैग्नेटिक डाइपोल भी है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक नीडल भी है, और इसे एक कंपास नीडल भी कह सकते हैं भाई। तो ये एक कंपास नीडल है इस तरह से, तो ये एक कंपास नीडल है इस तरह की। तो ये एक डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है भाई? ये एक डिवाइस इस तरह का है, मैं आपको बता दूं, कंपास नीडल। कंपास नीडल एक डिवाइस है इस तरह का। जब कभी भी आप इस कंपास नीडल को रख देंगे कहीं भी धरती के किसी भी जगह पर ले जाकर, धरती की किसी भी जगह पर ले जाकर अगर आपने कंपास नीडल को रख दिया है, तो भाई इस कंपास नीडल में आप नेविगेशन देखते हैं ना, आप गूगल मैप पर नेविगेशन ऑन करते हैं, कोई एड्रेस डालते हैं, तो वहां पर एक रेड कलर के साइन वाली एक नीडल होती है, वहां पर रेड कलर के साइन वाली एक नीडल होती है। ऐसे आधा पोर्शन उसका रेड दिखाया गया है यूं, तो आधा पोर्शन उसका इस तरह से रेड दिखाया गया है यूं, तो ये रेड कलर में नीडल होती है इस तरह से। जिस तरफ इसका रेड कलर है नॉर्थ पोल है, दूसरी, यानी ये खुद एक मैग्नेट है, यानी ये खुद एक मैग्नेट है। इसके एक तरफ नॉर्थ है और इसके दूसरी तरफ साउथ है भाई, एक तरफ इसके नॉर्थ है और एक तरफ इसके साउथ है। अगर इसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेट नहीं है, अगर इस कंपास नीडल के आसपास, चाइना का बनाया हुआ डिवाइस है भाई, चाइना का बनाया हुआ डिवाइस है ये कंपास नीडल, चाइना ने जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये एक कंपास नीडल है, और कंपास नीडल जो होती है, कंपास नीडल जब कोई मैग्नेट इसके आसपास नहीं होगी तो ये हमेशा हमारी धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। तो ये इस तरह से डायरेक्शंस की बात करूं तो ये एक तरफ जो वो नॉर्थ है, दूसरी तरफ धरती का साउथ है, और ये नॉर्थ है, साउथ है, और एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। तो इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं, इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपके सामने नॉर्थ है तो आपके राइट में ईस्ट है, आपके लेफ्ट में वेस्ट है, और आपके पीछे साउथ होता है इस तरह से। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पर अपने इस रूम के अंदर एक कंपास नीडल रख दूं, आप अपने घर पर रख दीजिए, अपने स्कूल में रख दीजिए, उस कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है, यानी जो नीडल की नोक है एक तरह से, वो नीडल हमेशा हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी, हमेशा हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। डायरेक्शन देखने के काम आती है कंपास नीडल। आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, आप ईस्ट वेस्ट नहीं देख पा रहे हैं, आपको डायरेक्शंस का पता नहीं चल रहा है, तब आप कंपास नीडल निकालिए, उसका जो उसकी जो ये मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगी। तो आप डायरेक्शन देखने के काम आती है इस तरह से। आप कई पिक्चर्स में भी देखते होंगे इस तरह से, घड़ी में भी होता है इस तरह से, और आपके नेविगेशन में होता है। इसके अंदर ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही थी जब कोई करंट यहां पर नहीं था। और गाइस मैंने क्या किया, इसके बाद
मैंने जो है वो की को क्या कर दिया, क्लोज्ड। मैंने इस की को क्या कर दिया है यहां पर, क्लोज्ड। जब मैंने इस की को क्लोज किया है, जब मैंने इस की को क्लोज किया है, तो फिर भाई ए बी वायर के अंदर, इस सर्किट के अंदर एक आई करंट फ्लो होने लगा है। इस सर्किट के अंदर एक आई करंट फ्लो होने लगेगा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो होने लगा। और जैसे ही करंट फ्लो हुआ, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, वैसे ही निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। ये निडल थोड़ी उधर की तरफ मुड़ गई भाई, ये निडल जो थी इसने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया और अपनी डायरेक्शन बदल दी भाई, अपनी डायरेक्शन बदल दी इसने। जब कोई मैग्नेट नहीं होती है, जब कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, जब कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, तो ये धरती के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन इसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेट आ जाएगी, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे इसे, तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा और ये यहां से कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई भाई। इसका मतलब कोई मैग्नेट तो आई है, इसका मतलब कोई मैग्नेट तो आई है दूसरी, जिसने इसको क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, इसको डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया है। और मैग्नेट तो कोई लेकर नहीं आया था, ऑर्स्टेड ने तो मैग्नेट तो कोई ली ही नहीं थी। ऑर्स्टेड ने तो इस वायर के अंदर करंट दिया है कि इसको की को ऑफ करूं ये फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगी, इस की को क्लोज करूं ये फिर डिफ्लेक्शन देने लगेगी। ऑर्स्टेड ने ये समझ लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेट बन गया है एक तरह की, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, किस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, किन पर फोर्स लगाएगा, क्या डिवाइस बनाए जा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कैसे बना, वोल्टमीटर कैसे बना, एमीटर कैसे बना है, साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल को बहुत स्पीड प्रोवाइड करानी है वो कैसे बनेगा, वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे बनेगा। कई सारे नाम ऐसे ले दिए जो अभी तक ध्यान नहीं दिया, सुने नहीं होंगे आपने, मैं बताऊंगा ना इस चैप्टर के अंदर में। तो ऑर्स्टेड ने ये जो इस तरह से, ऑर्स्टेड ने जो ये इस तरह से किया है, ऑर्स्टेड ने जो ये इस तरह से किया है, तो इससे ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से, ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि, इससे पता चल गया कि एक वायर जिसमें करंट, एक कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बना लीजिएगा डायग्राम को, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जैसे एक मैग्नेट में लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही थी, एक सोलिनॉइड की आपने 10th क्लास में पढ़ी है, बार मैग्नेट जैसी ही होती है, हम इस चैप्टर में बताऊंगा अभी मैं आपको डिटेल में दोबारा। ऐसे ही मुझे डायरेक्शन कैसी होंगी, लेकिन इस वायर के कारण, इस वायर से, इसका, इस वायर का तो कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा नहीं हुआ है, ना ही कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिर्फ एक वायर में करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी, कैसा पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये भी तो समझना जरूरी था। ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ इतना ही बताया है हमें, ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ इतना ही बताया है हमें, ऑर्स्टेड ने तो सिर्फ इतना ही बताया है हमें कि एक वायर जिसमें करंट है, एक कंडक्टर जिसमें करंट है, दैट मींस शॉर्ट में कहूं अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात तो दो रूल है जो बता सकते हैं। एक रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, एक रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। में ये राइट हैंड थंब रूल बच्चों को याद आने लगेंगी, क्योंकि 10वीं क्लास में उन्होंने बड़े ही डिटेल में ये चीजें पढ़ी होगी, बड़े ही मजे से पढ़ी होगी। अगर किसी टीचर ने आपको बहुत डिटेल में आपको बताया होगा तो बहुत मजेदार टॉपिक रहा होगा आपके लिए। तो ये यहां पर मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होंगी, राइट हैंड थंब रूल से पता चल सकता है, राइट हैंड थंब रूल से पता चल सकता है, या फिर पता चल सकता है मैक्सवेल्स, या फिर पता चल सकता है मैक्सवेल्स कोर्क स्क्रू रूल में,
या फिर ये पता चल सकती है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल से। ये मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू रूल से भी पता चल सकती है कि किस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। ये बातें जानी जा सकती है इन रूल की मदद से। और कैसे, देखिए सबसे पहले आपके पास एक वायर है, सबसे पहले आपके पास एक वायर है इस तरह की, मान लो तो एक सीधा कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास है और इस स्ट्रेट कंडक्टर में आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था। आई करंट इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था। 10वीं वाली बात याद करिए, इस तरह से 10वीं वाली बात याद आ जाए, इस तरह से एक कार्डबोर्ड दिया गया, इस तरह से एक कार्डबोर्ड दिया गया और एक कार्डबोर्ड के बीचों बीच से इस वायर को पास कर दिया गया इस तरह से। तो ये एक हमने वुडन बोर्ड दिया इस तरह से, तो ये लकड़ी का एक बोर्ड दिया इस तरह का, और इस वुडन बोर्ड की बात कर रहे हैं। इस वुडन बोर्ड के सेंटर से, इस वुडन बोर्ड के सेंटर से आपने क्या किया, इस वुडन बोर्ड के सेंटर से आपने इस वायर को पास कर दिया इस तरह से। तो एक वुडन बोर्ड हमने कंसीडर किया और इस वुडन बोर्ड के सेंटर से इस वायर को पास कर दिया है। सेंटर से इस वायर को हमने पास कर दिया है और सेंटर से इस वायर को पास करने के बाद आयरन फिलिंग्स डाल दी गई। आपको पता है ये एक एंड बैटरी के नेगेटिव पे चला गया होगा, ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव पर आ गया होगा, इसीलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर इस तरह से वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी और कैसी डायरेक्शन होगी उनकी, मुझे ये जानना है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से जानेंगे। उससे पहले ये क्या कह रहा है, आयरन फिलिंग्स, मतलब अगर एक्सपेरिमेंट आपने करके देखा, आप घर पे करके देख सकते हैं, 220 वोल्ट पर मत लगा देना कंडक्टर को डायरेक्ट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आप 10 से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आइए, 9 वोल्ट की बैटरी लेकर आइए और तब एक वायर से इस तरह से कनेक्ट करिए और वुडन बोर्ड का यूज करिए। और बहुत छोटे छोटे पीसीज होते हैं, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उन्हें, तो छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स यहाँ बिखेर दीजिए। 10वीं क्लास का ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है थोड़ी देर के बाद मैं ये देख पाऊंगा कि वो आयरन फिलिंग्स जो थी वो इस तरह के सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी, वो इस तरह के सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। यानी ये तो पक्की बात है कि एक वायर जो थी उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो मैं इसे इस तरह से बना देता हूं डिटेल में कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, इस तरह के सेम प्लेन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरह से। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इस तरह के, लेकिन डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में एरो दिखाती है कि फोर्स की इधर से इधर जाएगा। ये तो ठीक है कि सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर फोर्स लगेगा इस तरह से, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे बताया जाए? तो ये बताने के लिए मैंने ये कहा आपको कि राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में क्या है आपका, जिस डायरेक्शन में क्या है आपका करंट है, जिस डायरेक्शन में क्या है करंट है, उस डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए। राइट हैंड रूल की बात है भाई, राइट हैंड थंब रूल की बात है। तो पहले आप इस वायर को अपने राइट हैंड में क्या कर लीजिए भाई, होल्ड कर लीजिए। आप इस वायर को अपने राइट हैंड में क्या कर लीजिए भाई, होल्ड कर लीजिए, ऐसा आपको कहा गया। तो ये आप राइट हैंड में इस तरह से इस वायर को होल्ड कर लीजिए कि आपके थंब की जो डायरेक्शन है, आपके थंब की जो डायरेक्शन होगी, वो आपके थंब की जो डायरेक्शन होगी, वो थंब की डायरेक्शन किस तरफ होगी, करंट इस वायर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट इस वायर में ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए इस वायर के अंदर करंट ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड से इस वायर को ऐसे होल्ड करिए कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस वायर में करंट ऊपर फ्लो हो रहा था, इस तरह से राइट हैंड में होल्ड करिए कि थंब आपका डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी, करंट की। देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स,
अब जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। तो यूं अगर मैंने होल्ड किया तो ये लाइंस, ये फिंगर्स कह रही है यहां पर लाइंस इनवर्ड होंगी और एक तरफ से आउटवर्ड, मतलब ये लाइंस यूं सर्कल में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये लाइंस इधर से अंदर जा रही हैं इस तरह से, और ये लाइंस इस तरह से घूमकर बाहर आएंगी। यूं सर्कल घूमेगा इनका इस तरह से कि अगर ये इस तरह से एक स्ट्रेट वायर थी तो यूं रूल लगाया मैंने, करंट की डायरेक्शन में थंब है और ये फिंगर्स इस तरह से, फिंगर्स का जो कर्ल है वो कर्ल ये बता रहा है कि लाइंस ऐसे गोल घूमेगी। तो घूमेगी तो भाई यहाँ पर लाइंस अंदर जा रही हैं। अगर ये वायर पेपर के प्लेन पर बनाएगी, अगर ये वायर इस पेपर के प्लेन में है तो यहाँ जो सर्कल्स होंगे वो बोर्ड के अंदर जाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से बोर्ड से बाहर आएंगे। और अब हम ऐसे ही दिखाएंगे भाई। 10th क्लास में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब हम दिखाएंगे कि इस वायर के राइट में बात करूं, लाइंस पेपर के अंदर जा रही हैं भाई। जहां लाइंस पेपर के अंदर जा रही होंगी, जहां लाइंस एक क्रॉस एक लाइन को डिनोट कर रहा है कि लाइन अंदर जा रही है, और ऐसे बहुत सारे जो एक ऐसा ये रीजन है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां लाइंस अंदर जा रही हैं, तो वहां क्रॉस 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 से दिखा सकता हूं। क्रॉस का मतलब है लाइंस पेपर के अंदर जा रही हैं, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड फील्ड को डिनोट कर रहा है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड फील्ड को डिनोट किया जा रहा है। इस तरफ लाइंस आउटवर्ड, बाहर एरो है, लाइंस निकलकर बाहर आ रही हैं। जिस तरफ पेपर से बाहर आएंगी लाइंस, जिस तरफ लाइंस पेपर के बाहर आएंगी उस तरफ आप डॉट से डिनोट कर दीजिए, और जहां डॉट होंगे वहां पर लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, और वो आउटवर्ड फील्ड को डिनोट करेंगी, और इसीलिए वो आउटवर्ड फील्ड को डिनोट करेंगी। इसीलिए वो क्या करेंगी, आउटवर्ड फील्ड को डिनोट करेंगी। ये बात हर एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो, ये बात हर एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो कि वो इस तरह से क्रॉस इनवर्ड फील्ड को और डॉट आउटवर्ड फील्ड को डिनोट करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल स्पष्ट होना चाहिए आपको। इसकी डेफिनेशन भी अभी मैं बोल देता हूं। तो राइट हैंड थंब रूल, ये डायग्राम समझ में आया होगा आपको, और राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन में बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा, फिर मैं डेफिनेशन मिटा दूंगा क्योंकि यहां हम कोर की बात करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं यहां पर। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, राइट हैंड थंब रूल कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ वी grasp a conductor, if we grasp a conductor in our right hand, such that the extended thumb points in the direction of, extended thumb points in the direction of current। एक्सटेंडेड थंब मतलब जो थंब सीधा किया हुआ है आपने, वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इट स्टेट्स दैट इफ वी ग्रास्प अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that लिखिएगा विद दैट द एक्सटेंडेड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the curl of the fingers gives the direction of magnetic field। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताएंगी कौन, फिंगर्स। तो ये डेफिनेशन गाइस आप लिख लेंगे यहाँ से, और इस वीडियो को पॉज कर आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, इफ वी होल्ड, ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ वी ग्रैब्स अ कंडक्टर, इफ आई ग्रैब्स द करंट कैरिंग कंडक्टर, इस शोर से परेशान ना हो, इफ वी ग्रैस्प अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द extended thumb points in the direction of current, then the curl of the fingers gives the direction of magnetic field। भाई एक और रूल है भाई, मैक्सवेल का रूल है, एक और रूल है मैक्सवेल का रूल है, और ये क्या कहता है, एक कॉर्क भी छोड़ दीजिए, कॉर्क का मतलब एक स्क्रू ड्राइवर समझिए,
एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, तो एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, स्क्रू ड्राइवर होता है आपके पास इस तरह से, तो एक स्क्रू ड्राइवर है ये मान लीजिए भाई, तो ये आपके पास ना एक स्क्रू ड्राइवर है इस तरह से, और स्क्रू ड्राइवर की मैं बात करता हूं, ये एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास इस तरह से, एक स्क्रू ड्राइवर को, एक स्क्रू ड्राइवर है ये आपके पास, और इस स्क्रू ड्राइवर को आप क्या करिए, घुमाइए, आप इस स्क्रू ड्राइवर को क्या करिए, घुमाइए, इस स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से, एक स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर की तरह, स्क्रू ड्राइवर को आपको इस तरह से रोटेट करना है कि स्क्रू ड्राइवर बंद हो रहा है या खुल रहा है तो उसकी डायरेक्शन करंट की तरफ है। सभी बच्चे ध्यान दें, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करिए कि वो करंट की डायरेक्शन में जाए। इस तरह से मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर की तरफ था ना, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ था ना, तो इस स्क्रू ड्राइवर को ऊपर भेजना है, तो आप स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से रोटेट करिए कि स्क्रू ऊपर जाएगा। तो जब आप स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, उस वक्त जो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, उस वक्त जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन shows direction of magnetic field, shows direction of magnetic field, direction of magnetic field। तो ये बच्चे, सभी बच्चे ये बात ध्यान से समझ लें कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है। राइट हैंड से घुमाइए, राइट हैंड से एक स्क्रू ड्राइवर को घुमाइए, इस तरह से घुमाइए कि स्क्रू ड्राइवर करंट की डायरेक्शन में मूव करे, जिस डायरेक्शन में करंट है। जैसे अभी इस वायर में करंट ऊपर था, तो आप इस तरह से स्क्रू को घुमाइए कि ये ऊपर जाएगा, तो आप इस तरह से नीचे से क्लॉकवाइज घुमाते हुए दिखाई देंगे, और भाई नीचे से क्लॉकवाइज, यही तो डायरेक्शन होगी भाई, इधर से इनवर्ड और बाहर से आउटवर्ड। अगर करंट नीचे होता तो ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाता हुआ दिखूंगा, ऊपर से क्लॉकवाइज जब दिखेंगी तो एक तरफ से आउटवर्ड, दूसरी तरफ से इनवर्ड। ये बात आपको समझ में आएगी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपको क्लियरली बिल्कुल समझ में आए इस तरह से। और ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं इधर बता देता हूं इसकी डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन को मैं इधर बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे ध्यान से लिखें कि ये मैक्सवेल्स कॉर्क रूल क्या है, मैक्सवेल्स का राइट हैंड कॉर्क रूल क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड कॉर्क रूल कैसे डायरेक्शन बता रहा है। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट if a right-handed corkscrew, if a right-handed corkscrew is rotated such that it moves in the direction of current, 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 such that it moves in the direction of current, such that it moves in the direction of current, then the direction of rotation, then the direction of rotation, then the direction of rotation gives magnetic field lines, gives magnetic field lines या उनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो गाइस दो रूल आपको क्लियर हो, दो रूल ऐसे जिससे आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दो रूल्स ऐसे जिससे आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो दो रूल्स ऐसे जिससे आप ये बता सकते हैं कि कोई कंडक्टर आपको दे दिया जाए, एक कंडक्टर आपको दे दिया जाए, आपके सामने एक कंडक्टर है, एक वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है, तो दो रूल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, ऐसा फाइंड आउट करने के लिए। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का रूल गाइस, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला 10th क्लास में कभी भी, सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करी, डायरेक्शन। जबकि इस चैप्टर में हमें बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं,
और उनमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है कि मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर। और जब मैग्नीट्यूड की बात आई इस तरह से कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो भाई बड़ा सिंपल सा और बड़ा मजेदार एक यहाँ पर छोटा सा लॉ है, इसे कहा जाता है बायट सावर्ट लॉ। दो जने हैं, दो नाम है इनका, दो जने ये, एक बायट एक सावर्ट, और इन दोनों के नाम पर मैं कह रहा हूं बायट सावर्ट लॉ। तो मैं आपको कह रहा हूं एक रूल है जो मैग्नीट्यूड बताएगा, जिससे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिलेगा, वो है बायट सावर्ट लॉ। इस तरह से तो ये है बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ है जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दे रहा है आपको। किस तरह का फॉर्मूला, कैसे बताएगा भाई? पहली बात तो ये है, कोई भी इस तरह की वायर है, कोई भी इस तरह की वायर है आपके पास, तो कोई भी इस तरह की एक वायर है आपके पास जिससे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी इस तरह से रैंडमली मैंने कंसीडर करी है, तो किसी भी डायरेक्शन में ये घूम गई है, स्ट्रेट वायर नहीं ली है मैंने अभी भी, तो ये कोई भी वायर है, किसी भी जो है वो पोजीशन में घूमी हुई है, कहीं से भी बेंड हो गई है, कर्व्ड हो गई है, तो मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूं इस तरह से। तो ये किस तरह की वायर है, और इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपको स्मॉल एलिमेंट से, जैसे हम पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते थे, फिर किसी रिंग के बारे में वायर की बात आती है तो हम इंटीग्रेशन करते थे, ऐसे ही पहले एक स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे ही पहले एक स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए कि मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है कोई इस तरह का, और इस वायर में ये करंट की डायरेक्शन है, आई करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो ये आई करंट की डायरेक्शन है इस वायर के अंदर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, पहले इसके ऊपर, पहले इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करिए, पहले इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करिए, ये पी पॉइंट है यहाँ पर, इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करिए करंट का, इस पूरी वायर में करंट है, मतलब ये करंट का एक कंडक्टर है इस तरह से, और इसमें से आप एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करिए, स्मॉल एलिमेंट बोलेंगे इसे, तो इसे एक स्मॉल एलिमेंट बोलेंगे, तो ये स्मॉल एलिमेंट बोलेंगे, इसकी लेंथ कितनी है dl, और dl के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया। सिर्फ लेंथ की बात नहीं करनी है मुझे लेंथ के साथ साथ इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, और इस एलिमेंट की डायरेक्शन वो है जो करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है। ये dl लेंथ का एलिमेंट जो मैंने कंसीडर किया, ये dl लेंथ का एलिमेंट जो मैंने कंसीडर किया है, इस dl लेंथ के एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? करंट एलिमेंट में। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, इसे कहा जाएगा करंट एलिमेंट में। बायट सावर्ट लॉ ये बताना चाहता है कि इस तरह का एक स्मॉल एलिमेंट आपने अगर ले लिया है, इस तरह का एक स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है जिसकी कुछ dl लेंथ है, करंट की डायरेक्शन में इस पे एरो लगाऊंगा क्योंकि ये एक वेक्टर है। एक और डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। एक और डिफरेंस बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एलिमेंट मैंने स्मॉल कंसीडर किया, ये एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ dl है और उस dl की एक डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन करंट जिस तरफ होगा, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है भाई, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं कह रहा हूं करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट एलिमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। तो ये आपको दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एक करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, इस वायर के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है, इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इस तरह से, तो ये एलिमेंट भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लिया गया है। ये एक वेक्टर है, इसकी लेंथ dl है। ये P पॉइंट जो है ना यहाँ पर, इस P पॉइंट का dl के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, इस P पॉइंट का dl के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर डाल दीजिए भाई। ये dl छोटा सा एलिमेंट है, पॉइंट की तरह माना जा सकता है,
और इसके रिस्पेक्ट में ये इस P पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर है भैया, R वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर। और DL के बीच में और R वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है भाई। तो इनके बीच में ये एंगल मायने रखता है कि ये एंगल कितना है, ये DL एलिमेंट जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, इसके मायने हैं यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर मैंने थीटा एंगल लिया है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अब पहली बात डायरेक्शन देखिए भाई, अगर आपको इस तरह का एक स्मॉल एलिमेंट दे दिया जाए जिसमें ऊपर की तरफ करंट है, आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया, थंब करंट की डायरेक्शन में है और फिंगर्स का कर्ल ये बता रहा है यहां पर लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड। वो लाइन सर्कल में घूमेंगी, इधर से आएंगी, यहां लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल लगाया, ऊपर की तरफ करंट है, थंब है, और ये फिंगर्स कह रही हैं यहां पर लाइंस कैसी होंगी, इनवर्ड। तो पहली बात तो कोई ये पूछे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन है, भाई P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से डिनोट करूंगा क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसलिए मैंने क्रॉस से डिनोट दी। मैग्नीट्यूड की बात अभी मेन, बायट सावर्ट लॉ क्या कह रहा है, ये स्मॉल एलिमेंट से क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। पूरी वायर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा है बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है सिर्फ और सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट से। पूरी वायर से या कोई रिंग है या कोई स्ट्रेट वायर है, जो कि डेरिवेशन आएंगे इस चैप्टर में, अभी उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे आप। फिलहाल बायट सावर्ट लॉ की बात आई है, तो बायट सावर्ट लॉ में लिख लीजिए ये क्या कह रहा है भाई, बायट और सावर्ट ये कह रहे हैं कि बायट सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट, बायट सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड, states that the magnetic field due to a small current carrying element, 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 तो एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, इज क्या होगा भाई, स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, स्मॉल एलिमेंट है तो dB से डिनोट किया, तो स्मॉल टोटल मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट करते हैं, स्मॉल एलिमेंट की फील्ड को dB से डिनोट किया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इस एलिमेंट में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के, इस एलिमेंट की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, यानी जब ये एंगल 90 होगा यानी ये P पॉइंट इस DL एलिमेंट के बिल्कुल सामने होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। इस DL एलिमेंट से थोड़ा इधर या इधर होगा तो कम हो जाएगी इस तरह से। तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड P पॉइंट। इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। बायट सावर्ट लॉ ये कह रहा है स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड, बायट सावर्ट लॉ ये कह रहा है स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वही चार चीजों पर डिपेंड कर रहा था। प्रोपोर्शनल है यानी I के DL के साइन थीटा के और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। सभी बच्चे जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है, एक के कांस्टेंट लाया जाता है, I DL साइन थीटा और डिवाइडेड बाय किसके, R स्क्वायर के। ये फॉर्मूला बना है यहाँ पर। जैसे कूलम्ब्स लॉ में K कांस्टेंट आया था, ऐसे ही यहाँ पे K कांस्टेंट है। जैसे कूलम्ब्स लॉ में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, ऐसे यहाँ K की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है। यहाँ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है K की वैल्यू, और I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, इसे बायट सावर्ट लॉ कहा जाता है। इसे बायट सावर्ट लॉ कहा जाता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहा है। ये बायट सावर्ट लॉ क्या है,
बायट सावर्ट लॉ ये बता रहा है आपको कि एक स्मॉल एलिमेंट है आपके पास जिसकी लेंथ dl है, करंट I है, थीटा एंगल बन रहा है P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस स्मॉल एलिमेंट से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl sin थीटा और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है यहाँ पर। और ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ पर ये k कांस्टेंट जो आया है इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I है। ये k कांस्टेंट जो आया है, ये k कांस्टेंट जो यहाँ पर आया है, इस k कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कही गई है। और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को, ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -7 है, 10 रेज़ टू पावर -7 है। अगर ये वायर वैक्यूम में है, किसी मीडियम में नहीं है, तो ये वैक्यूम में है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -7 है। डीबी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डीबी टेस्ला, और भाई ये ऊपर मीटर, ये नीचे मीटर स्क्वायर, एक मीटर बचेगा, इधर जाएगा मीटर बचेगा। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, आई करंट एम्पियर में जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर इसी यूनिट को क्या लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू पावर -7, टेस्ला को लिखा जा सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर पहले से ही है, तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो कांस्टेंट यहाँ आया है, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा एक कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। और ये ना भूलें कि ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट क्या है भाई, ये म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। भाई ये म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या थी, परमिटिविटी, इसका क्या नाम है परमिएबिलिटी। पढ़ने में गलती ना करें भाई, PERMEABILITY, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं परमिएबिलिटी। भाई जैसे वैक्यूम में फोर्स लग रहा था दो चार्जेस के बीच में, पानी में या किसी मीडियम में जाने पर वो फोर्स चेंज हो जाएगा, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जब वैक्यूम में है वो वायर तो अलग है मैग्नेटिक फील्ड, किसी दूसरे मीडियम में रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज हो गया, परमिशन चेंज हो गई, परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, ऐसे यहां भी कुछ होगा, हम जानेंगे उसको। तो सभी बच्चे ये बात समझ पाए हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट आया था जिसकी वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -7 है। जैसे वहां 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 थी इलेक्ट्रिक वाले में कूलम्ब्स लॉ में, ऐसे ये वैक्यूम में 10 रेज़ टू पावर -7 है। और इसमें म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। 4 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है। कभी आपको म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, 4 पाई को इधर भेजिए भाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10 रेज़ टू पावर -7 भाई। इतनी बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई हो, इतनी बात हर एक को क्लियर हो भाई बिल्कुल। ये बायट सावर्ट लॉ आ गया भाई। किसी भी अगर वो एलिमेंट से, कोई स्मॉल एलिमेंट है, डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल बताएगा, मैग्नीट्यूड ये बायट सावर्ट लॉ बताएगा, और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में आएगी, आंसर आ जाएगा आपका टेस्ला में। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। dv बराबर है, अगर हमें कोई ये कहे, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, कोई हमें ये कहे कि बायट सावर्ट लॉ, कोई हमें ये कहे कि बायट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, बायट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो dv बराबर है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, I था, dl था, साइन थीटा था भाई सर से। और भाई r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो r से, क्योंकि r एक पोजीशन वेक्टर है भाई, r से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो r का क्यूब हो जाएगा, r से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर r आ जाएगा साथ में, और साइन थीटा भी है भाई साथ में। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गई हो, इतनी बात हर किसी को समझ में आ गई हो। स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दे रहा है बायट सावर्ट लॉ, और फॉर्मूला अभी आ ही गया था, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। dv बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r का क्यूब। और भाई dl एक वेक्टर था, मैंने पहले ही बताया, dl एलिमेंट की लेंथ एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी,
आर एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा डीएल, ये लिखा जा सकता है डीएल क्रॉस आर, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है डीएल क्रॉस आर। तो अब डीबी के ऊपर भी वेक्टर लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी ही तो आएगी भाई, तो ये लिखा जा सकता है डीबी। तो डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन भी जान सकते हैं, क्योंकि देखिए ये मैंने डीएल एलिमेंट कंसीडर, आप डायग्राम दोबारा मत बनाना, लेकिन आपके डायग्राम में ये डीएल एलिमेंट है और ये आर वेक्टर है, ये डीएल एलिमेंट है और ये आर वेक्टर है। यहाँ पर अगर आप डीएल से आर की तरफ रोटेट करेंगे, डीएल क्रॉस आर, अगर आप डीएल से आर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज में आपका स्क्रू घूमेगा तो बंद होकर बोर्ड के अंदर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसका मतलब इनवर्ड, और जबकि राइट हैंड थंब रूल से भी लाइंस कैसी आई थी, इनवर्ड ही आई थी। तो हर बच्चे को ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, डीएल एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने बायट-सावर्ट लॉ को। यूज कैसे करेंगे बायट-सावर्ट लॉ का, ये गाइस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। ये लेक्चर 1 था, ये पार्ट 1 था, ये आपको बिल्कुल पब्लिक करूंगा, इस वीडियो को मैं सभी के लिए अवेलेबल होगी। ये वीडियो पहुंचाइए दूर दूर तक, जाने दीजिए, बच्चों को देखने दीजिए कि चैप्टर 4 सर ने कैसा स्टार्ट किया है, और आने वाले टॉपिक्स कितनी उम्मीद होगी कि कैसा एक्सप्लेन कर पाएंगे, कितनी प्रैक्टिस होगी, कितने टेस्ट होंगे इसके अंदर, ये सब आप देखिएगा। तो बायट-सावर्ट लॉ तक और डायरेक्शन देखने तक आज हमने पढ़ा है। मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट वायर से डेरिवेशन कराऊंगा, मैं आपको एक रिंग के सेंटर पर डेरिवेशन कराऊंगा, फिर उस पर जबरदस्त न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद आगे पहुंचेंगे। तो तब तक गाइस पढ़ते रहिए। थर्ड चैप्टर भी चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम पर, मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं हमारे क्रैक बोर्ड एग्जाम पर, आप मैथ्स की क्लासेस भी देख सकते हैं। और ये आपके लिए चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर दिया है, और जल्दी ही रे ऑप्टिक्स की क्लासेस भी इसी चैनल पर वीडियो के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दी गई है, तो उनके सितंबर के पीरियोडिक्स में रे ऑप्टिक्स आएगी, तो उसे भी हम कवर कर रहे हैं ऑप्टिक्स को, ताकि बच्चे जो है वो ये ना कहें कि स्कूल में जो चल रहा है वो ट्यूशन पे नहीं हुआ है। थैंक्स गाइस।